नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गए हफ्ते हम जुड़े थे आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर, जहां हमने चर्चा की थी एएसडी के बारे में, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो विषय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे सिटी यानी कि वडोदरा शहर में ऐसे कितने सेंटर्स हैं जो इन स्पेशल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, जो ऐसे बच्चों को वेलकम करते हैं जो डिफरेंट डिसेबिलिटी बैकग्राउंड से आते हैं। आज ऐसे ही एक सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे गुजरात का सबसे पहला ऐसा सेंटर है जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया गया था। हम बात करने वाले हैं दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट, जो गेस्ट मौजूद हैं, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। मिस अलका स्मार्ट। अलका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आरती। अलका मैम जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट हैं दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट के। ये एजुकेशनिस्ट हैं और पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप दिशा से जुड़े हुए हैं, तो दिशा के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में अगर आप बता सकें तो। दिशा को शुरू हुए ऑलमोस्ट 23 साल हो गए जी। और ये जब शुरुआत हुई थी, इनकी जो फाउंडर हैं दिशा की, मिसेस प्रभा मेहता, अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर, शी पास्ड अवे 2 years बैक, पर उन्होंने एक इतना बढ़िया इनिशिएटिव चालू किया। उन्होंने एक दिशा को गाइडेंस सेंटर की तरह से चालू किया था, जहाँ डिसेबिलिटी सेक्टर के इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पेरेंट्स, बच्चे, जिनको मालूम ही नहीं है कि उनको क्या सहूलियत मिल सकती है, क्या उनको एडवांटेजेस मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी एजेंसीज़ की तरफ से। तो एक गाइडेंस सेंटर शुरू किया सिर्फ लोगों को गाइड करने के लिए, लेकिन गाइड करते करते दिमाग में आया उनके कि कुछ ऐसा करें कि थोड़ा अवेयरनेस भी हो। और ऑटिज़म उस वक्त नया नया शब्द शुरू हुआ था, तो ऑटिज़म के बारे में काफ़ी रिसर्च किया और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ौदा में दिशा ने ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें बहुत लोगों ने पार्ट लिया। ऑलमोस्ट 300 पार्टिसिपेंट्स वर देयर जी। और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हमने बाहर से बुलाए थे जी। वो जब कॉन्फ्रेंस हमने करी तो हमें पता चला कि गुजरात में बहुत बच्चे हैं ऑटिस्टिक, जिनके लिए कुछ नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते, कोई उनके लिए सेंटर नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं हैं। सो बहुत अच्छी अवेयरनेस हुई इस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन कॉन्फ्रेंस के बाद जो पेरेंट्स प्रभा के पीछे पड़ गए कि प्रभा जी, आप अभी कॉन्फ्रेंस करके नहीं छूट सकते, आपको इन बच्चों के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, आप कुछ शुरू करो। और वहाँ फिर दिशा ऑटिज़म सेंटर का बर्थ हुआ और हमने दिशा ऑटिज़म सेंटर शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किलें आई क्योंकि कोई भी ट्रेंड पर्सन नहीं था हमारे पास, तो हमने ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा 1-2 स्पेशल एजुकेटर्स को। पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े थे, तो 1-2 मदर्स भी गईं उनके साथ ट्रेनिंग लेने। सो वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए, यहाँ पे हमने एक्सपर्ट्स को बुला के ट्रेन किया स्टाफ को पहले, और फिर हमने अपना ऑटिज़म सेंटर शुरुआत की। वो इतने सालों से जुड़े हुए हैं तो बहुत इमोशनल भी हैं दिशा को लेकर, और बहुत ज़्यादा बातें करने है उनके पास उनके एक्सपीरियंस को लेकर। और डेफिनेटली जब हम बात करते हैं प्रभा मैम की, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में आज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है बच्चों के लिए, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, वो काबिले तारीफ़ है। और अभी भी इसीलिए हम मैम सब उन्हें याद रख रहे हैं बिकॉज ऑफ हर वर्क। दिशा मैम सबसे पहला सेंटर है एक्चुअली गुजरात का भी और हमारे वडोदरा सिटी का भी, जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काम कर रहा है। अगर आप उसके बारे में, इसके प्रोग्राम्स के बारे में बताएं कि किस तरह के प्रोग्राम्स ये ऑटिस्टिक बच्चों को ऑफर करते हैं। एक्चुअली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कोई एक फिक्स प्रोग्राम हम बना के कि भाई हमारे पास 8 ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो एक प्रोग्राम बनाया और वो उनके लिए हमने चालू किया जी। ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। यहाँ पे टेलर मेड प्रोग्राम्स होते हैं और ऑटिस्टिक बच्चों के नीड के मुताबिक प्रोग्राम बनते हैं। राइट। सो जो भी चाइल्ड की नीड है जी। कोई माइल्डली ऑटिस्टिक होते हैं, कोई सीवियरली ऑटिस्टिक होते हैं, तो
उस मुताबिक उनके प्रोग्राम बनते हैं जी। अभी पैक्स वगैरह तो सब बहुत चलते हैं और लोग करते भी हैं। वो सोशल स्टोरीज बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन दिशा में हमने थोड़ा हट के सोचा है और ये हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर नरेश चावला बहुत ही मतलब रिसर्च करके बहुत कंपनीज को उन्होंने अप्रोच भी किया और उसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका की, रंगम इन्फोटेक करके जी। तो उनके साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने हमारे लिए काफ़ी सारे ऐप्स बनाए, ऑलमोस्ट 300 ऐप्स दे मेड एंड वही ऐप्स को उन्होंने टैबलेट में इंस्टॉल किया और हमारे बच्चों के लिए उन्होंने दिया। सो वो ऐप एक हमारे लिए बहुत ही इट वाज लाइक अ बोन फॉर अस और हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे उसको। उनकी डिसेबिलिटी के लेवल से वो ऐप्स हम यूज़ कर रहे थे और वो ऐप की एक खासियत ये थी कि पेरेंट्स भी उसको मॉनिटर कर सकते कि बच्चे क्या काम कर रहे हैं। करेक्ट। सो एक वो ऐप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा और हमने बहुत अच्छे से उसका यूज़ करा, अभी भी कर रहे हैं जी। और एक हमने एक लेडी ढूंढी जो ऑटिज़म सेक्टर में बहुत काम कर रही हैं यूएसए में, मिस श्रेया देसाई, और वो फॉर्चुनेटली बड़ौदा बेस्ड हैं। और यूनिक लर्निंग सिस्टम करके एक ऐप है जो स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए वहाँ बनाया गया है। ओके। तो हमने जब उनको अप्रोच किया और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि जब भी आएँ बड़ौदा तो आप हमें बताइए और हम ये ऐप यूज़ करना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए और आप हमारे टीचर्स को भी ट्रेन करिए। तो ये ऐप हमने लिया यूनिक लर्निंग सिस्टम का, और मिस श्रेया देसाई ऑलमोस्ट एवरी ईयर आती हैं और 2-3 दिन का वर्कशॉप वो हमारे टीचर्स के साथ ज़रूर करती हैं जी। नॉट ओनली टीचर्स पर पेरेंट्स के साथ भी, क्योंकि इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े रहें, उन्हें भी पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये यूनिक लर्निंग सिस्टम में जो वर्कशीट्स वगैरह हैं वो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर लेते हैं, अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। वो अमेरिकन बैकग्राउंड है तो उसमें थोड़ा इंडियन बैकग्राउंड भी डाल देते हैं जिससे बच्चे एंजॉय कर सकें। और उस ऐप में नॉट ओनली रिटन वर्क बच्चे कर रहे हैं पर बहुत सारी और भी चीज़ें वो सीख रहे हैं। सोशली कैसे बिहेव किया जाए, एक मॉल में जाएं तो कैसे बिहेव किया जाए। तो एक उसमें वर्कशीट थी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ जी। इट वाज अबाउट एन ऑटिस्टिक चाइल्ड विजिटिंग अ मॉल। सो हमने सोचा कि हमारे बच्चों को भी हम क्यों ना मॉल में लेके जाएं। सो बिग बाज़ार में हमने बात करी उनसे कि भाई हम लाना चाहते हैं, ऐसे हमारे एक छोटे छोटे ग्रुप में लाएंगे बच्चों को, लेकिन आप उस दिन साइलेंट आवर रखिए और आप अपने स्टाफ को भी थोड़ा सेंसिटाइज करिए। तो ये सब करके हमने 2-3 विजिट्स बच्चों के साथ करी वहाँ पे, जहाँ बच्चों ने अपने घर से 100 रुपये लेके आए हैं और वहाँ जाके उनकी अपनी पसंद की चीज़ खरीद रहे हैं और लाइन में खड़े रह के पे भी कर रहे हैं। और ये एक तरह की लर्निंग थी उनके लिए। बिल्कुल। सो ये ऐप्स ही नहीं काम करते, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जी जो बहुत काम करती हैं। बहुत सही बता रहे हैं आप। और आई थिंक जब आपने ये बात छेड़ी ही है कि आपने एक्टिविटीज़ के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने की भी कोशिश की, और ये ऐप्स जो हैं आई थिंक डेफिनेटली वो इंटरैक्टिव ऐप्स होंगे ताकि बच्चे देख भी पाएँ और उसको सॉल्व भी कर पाएँ वर्कशीट्स को। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत पिक्चर्स के साथ आते हैं जी। सो डेफिनेटली विजुअली उनको अट्रैक्टिव भी लगता होगा, इंटरेस्टिंग भी लगता होगा। मैम आपने जब बात करी अब पब्लिक प्लेस की, तो हम उस पे भी एक बार डेफिनेटली अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आप जब ऐसी कोई विजिट प्लान करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, तो किस तरह की चीजें वो पब्लिक प्लेस में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखनी चाहिए? जैसे अभी आपने मेंशन किया कि भाई साइलेंट टाइम होना चाहिए, तो ऐसी और क्या क्या बातें हैं ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो स्ट्रेंजर्स को देख के तो थोड़े सहम तो जाते ही हैं जी, और साउंड का भी इफ़ेक्ट उन पे होता है। कोई साउंड उनको इरिटेट कर देता है तो वो चीखने चिल्लाने लगते हैं जी। सो वो थोड़ा इसीलिए हम चाहते हैं कि वो साउंड से हम उनको थोड़ा दूर रखें जो उनको इरिटेट करता है जी। बाकी
हम लोग उनको लेके जाते हैं कमाटी बाग में, जैसे ऑटिज्म डे हुआ तो हम उनको कमाटी बाग ले गए। और आजकल तो हम बर्थडे पार्टीज करते हैं तो उनको रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं। रेस्टोरेंट्स भी उनको इनवाइट करती है कि हमारा नया आज पहला दिन है हमारी रेस्टोरेंट का, तो आप अपने बच्चों को लेके आइए। तो शुरू में तो हमारे बच्चों को नहीं पता था कैसे बिहेव करना है, शोर मचाते थे, भागने लगते थे, इधर उधर चले जाते थे। हमारे स्टाफ को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी उनको पकड़ के बिठाने के लिए। लेकिन ग्रेजुअली ये मैंने नोटिस किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि बच्चे जैसे जैसे ये करते रहे एक्टिविटी, अब वो जाते हैं तो एंजॉय करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो म्यूज़िक बज रहा है, उनका मन करता है वो डांस करें, वो अच्छा खाएं। पार्क में जाते हैं तो उनको खेलने का मन करता है, लोग मिलते हैं तो उनके साथ शेक हैंड करते हैं, उनको विश करते हैं। तो ये थोड़ा जो ये सोशली एक्सेप्टेबिलिटी जो दिखाई लोगों ने भी और हमने भी उनको एक्सपोज किया इससे, तो बहुत फ़ायदा हुआ उनके बिहेवियर में। आई थिंक इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की है, क्योंकि हाँ जिस तरह से हम इस सोसाइटी के हिस्से हैं, ये सारे ही बच्चे चाहे कोई भी डिसेबिलिटी सेक्टर से आते हों, सभी बच्चे इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। और जिस तरह मैम ने बताया कि एज अ पेरेंट कई बार हमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि भाई हम अपने बच्चे को लेके जाएं, शायद ऐसा कोई सीन क्रिएट हो जाए पब्लिक प्लेस पे, और जहाँ जा रहे हैं कोई अच्छे से रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट ना करें तो बहुत धक्का लगता है एज अ पेरेंट। लेकिन आई थिंक मैम अब जैसे जैसे समय जा रहा है, अवेयरनेस आ रही है लोगों के बीच में, पब्लिक सेक्टर्स में भी बहुत अवेयरनेस आ रही है, लोग समझते हैं कि ये बच्चा स्पेशल है और उसके लिए हमें एटलीस्ट उतना थोड़ा एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए ताकि वो बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। और एज अ पेरेंट हिचकिचाना नहीं है, बच्चों को लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह मैम ने बताया कि ऐसे बच्चे जब ट्रेन होते हैं धीरे धीरे, तो मैम ने भी अभी मेंशन किया कि उनमें उनके बिहेवियर में चेंजेस दिख रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को। तो डेफिनेटली घर में रखकर उन्हें बंद रखना इसका सॉल्यूशन नहीं है। जब तक बच्चा बाहर नहीं जाएगा, दो लोगों से मिलेगा नहीं, तब उसे पता भी नहीं चलेगा कि मुझे किस तरह रिएक्ट करना है। और ऐसी सिचुएशंस तभी होती हैं जब बच्चे बाहर निकलते हैं घर से, 2-3 अलग अलग लोगों को मिलते हैं, तब ये सारी सिचुएशंस क्रिएट भी होती हैं। और एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, आपको भी समझ में आता है कि कौन सी चीज़ से इस बच्चे को तकलीफ हो रही है या कौन सी चीज़ ये एंजॉय कर रहा है। मैम जब हम दिशा की बात करते हैं तो अभी फ़िलहाल दिशा में टोटल कितने बच्चे हैं? अराउंड 40-50 जो रेगुलरली आते हैं जी, जिनमें ऑटिस्टिक हैं बच्चे, अराउंड 18-19 बच्चे हैं। ओके, राइट। और ये क्या एज ग्रुप में फॉल करते हैं मैम? ये 2-3 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे होते हैं। राइट। और जिस वक्त आते हैं तो एकदम रॉ होते हैं और उनमें सिटिंग टॉलरेंस भी नहीं है जी। उनको एक जगह बिठाओ तो बैठने को राजी नहीं है, भाग जाते हैं इधर उधर, रोते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है उनको सिटिंग टॉलरेंस सिखाना, उनको एक जगह बैठ के इंटरैक्ट करना टीचर के साथ, टीचर की बात सुनना, ये सबसे पहला काम होता है हमारा। हमारे यहाँ बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, वो तो बहुत मेहनत करती हैं इन बच्चों के पीछे, क्योंकि कई बच्चे तो आते हैं जो डायपर पहन के आते हैं, पॉटी ट्रेन भी नहीं होते, टॉयलेट ट्रेन भी नहीं होते। तो वहाँ से लेके हमारी शुरुआत होती है उनको ट्रेन करने की। जी। कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे ड्रेसअप होना है, एक एक घंटे में उनको टॉयलेट लेके जाते जो डायपर पहन के आते हैं उनको, और फिर पेरेंट्स को बोलते हैं कि अब आप डायपर मत भेजिए, हम मैनेज करेंगे यहाँ पे। और एवरी 1 hour द चाइल्ड इज टेकन टू द टॉयलेट, और इस तरह से ट्रेनिंग होती है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स है ना इम्पेशेंट हो जाते हैं, या 2-3 बच्चे हैं घर में तो वो फोकस जो अपने नॉर्मल बच्चे हैं उन पे ज़्यादा दे देते हैं, जबकि ये सोचने की बात है कि इन बच्चों को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। वो तो सब सीख लेंगे जो नॉर्मल हैं जी, इनके पीछे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी धीरे धीरे बड़े होते हैं, जैसे जैसे इनका लेवल और एज भी बड़ी होती है, तो वो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जैसे यहाँ स्टैंडर्ड 1 है तो स्टैंडर्ड 1 का कोर्स 2, ऐसे नहीं है। ये बच्चे एक एरिया में जब कुछ अचीव कर लेते हैं तभी वो ऊपर जाते हैं दूसरी क्लास में। करेक्ट।
तो वो अचीवमेंट किसी किसी बच्चे की 1 साल में हो जाती है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लास में बहुत एक ही एज ग्रुप के बच्चे बैठे हैं। मोस्टली ऐसा हम ट्राई करते हैं कि एक ही एज ग्रुप के हों, लेकिन कभी कभी कोई एक बड़ा बच्चा भी उनके साथ बैठा है क्योंकि वो लेट आया है हमारे पास, उसने सब कुछ लेट सीखा है। सो ऐसे इनके लेवल जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी ट्रेनिंग होती है। स्पीच थेरेपिस्ट हैं हमारे यहाँ जो उनको, मोस्टली तो ऑटिस्टिक बच्चे नॉन वर्बल ही होते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेट कर सकें जी। अभी पिक्चर के थ्रू तो कम्युनिकेट कर लेते हैं वो, कि अभी टीचर ने बोला कि अभी आपको शोर नहीं मचाना है, तो पिक्चर है और जिसमें ऐसे लगाया हुआ है तो वो पॉइंट आउट करते हैं तो बच्चे उसको देख के चुप हो जाते हैं। अच्छा। और कई बच्चे होते हैं जिनको बार बार प्यास लगती है, एक 10 मिनट होते नहीं कि पानी पीने को चाहिए उनको, तो भागते हैं पानी के लिए। तो वो भी पिक्चर, जैसे अभी उसके पास है एक सोशल स्टोरी कि भाई ग्लास है और उसके ऊपर क्रॉस लगाया है कि अभी तुम्हें पानी नहीं पीना है, तुम्हें अपना ये काम करना है, उसके बाद पानी। सो ये सोशल स्टोरीज बना के पिक्चर्स के थ्रू उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। करेक्ट। पर स्पीच थेरेपिस्ट का काम है कि उसको थोड़ा बहुत जो भी बोल सके उसको सिखाए। तो हमारे पास लेटेस्ट स्पीच थेरेपी के ऐप्स हैं, जो कई, एक तो हमारे कोई बहुत ही दिशा को चाहने वाले बोल सकते हैं हम, कि जिन्होंने यूएस से कलेक्ट करके हमारे लिए यहाँ पे भेजे हैं ऐप्स, तो वो है, और डॉक्टर स्पीच के ऐप्स हैं। तो हमारे बच्चों को जो सूट करता है वो ऐप के साथ हम उनको थोड़ा थोड़ा बोलना भी सिखाते हैं। राइट। आपने जितनी भी बातें बताई हैं, आई थिंक वो सारी बातों में सबसे बड़ी बात ये है कि एज एन एजुकेटर ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। एब्सोल्युटली। आरती, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का है तुषार, अब तो वो बहुत एज में बड़ा है जी, लेकिन वो बोलता नहीं था बिल्कुल भी जी। और रोज़ उसको मैं सुबह में आके पहले ग्रीट करती थी कि गुड मॉर्निंग तुषार, नमस्ते तुषार, तो वो कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ ऐसे कर देता था। एक दिन मैं आई तो उसने मेरे को तुरंत बोला, नमस्ते मैडम, आपका स्वागत है। और मेरे तो आँख में से एकदम आंसू से आने लग गए कि ये बच्चा बोल सकता है पर चुप रहा इतने टाइम से, और सडनली उसने मुझे, अब मैं उसके बाद तो मेरा फोकस था कि मैं कब पहुंचूं स्कूल में और वो तुषार मुझे इस तरह से विश करे। तो इतना अच्छा लगता है जब वो बोलने लगते हैं। सो बिल्कुल दिल को छू जाता है कि ये बच्चे बहुत लविंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि, और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। कई बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बस हमें वो ढूंढना है कि किस एरिया में उनका इंटरेस्ट है और जहाँ वो अपना हुनर दिखा सकते हैं। बिल्कुल। मैं मैम की आंखों में वो आंखें नम है वो देख पा रही हूँ, और आई टोटली अग्री टू हर कि एज अ टीचर जब आप किसी भी बच्चे के लिए थोड़े से भी अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं और बच्चा इम्प्रूवमेंट दिखाता है ना, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है, इतनी प्राउड फीलिंग आती है। और स्पेशली जब ऐसे बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं जो बात नहीं कर रहे हैं या चलने फिरने में जिन्हें तकलीफ हो रही है, या फिर उनके टेम्परामेंट्स वो लोग संभाल नहीं पाते, लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट्स जब हम डालते हैं एज एन एजुकेटर, एज अ पेरेंट, और वो जब सक्सेसफुल होता है ना, वो एक दिन वो मेमोरेबल बन जाता है। जिस तरह मैम ने एकदम से उस बच्चे की याद की और अभी उसका एग्जांपल शेयर किया। सो आई टोटली अग्री टू यू मैम, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब और बहुत पेशेंस की ज़रूरत है आई थिंक इस फील्ड में। जिसको पेशेंस नहीं है जी, उसको यहाँ घुसना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि इन बच्चों के साथ पेशेंस इज़ द वर्च्यू। मैम, पेरेंटल सपोर्ट की बात करेंगे। आपने जैसे पहले भी बताया अपनी बातों में, डिस्कशन में, कि भाई पेरेंट्स को बहुत हर पहलू पे आपको उनको समझाना पड़ता है, उन्हें गाइड करना पड़ता है, और आई थिंक वो गलत भी नहीं है, क्योंकि एज अ पेरेंट हर पेरेंट की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा एक नॉर्मल स्कूल का भाग बने। और स्पेशली ये पेरेंट्स जिनके पास ऐसे स्पेशल बच्चे हैं, तो डेफिनेटली वो एक हमेशा एक चीज़ उनमें रहता है कि क्या ये अच्छी नॉर्मल स्कूल में जा पाएगा या नॉर्मल सोसाइटी में दूसरे बच्चों के साथ बातचीत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके सामने भी आते होंगे। किस तरह से आप
पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं इस प्रोग्राम में? पेरेंट्स को जैसे मैंने शुरू में बताया कि ट्रेनिंग हम पेरेंट्स के लिए भी रखते हैं जी, कि जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं वो पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि उन्हें घर पर बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा पेरेंट्स के साथ, जिसमें हम हर चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं जी, और एवरी 2-3 मंथ्स एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पेरेंट्स आते हैं। और सैटरडेज को ऑल पेरेंट्स आर इनवाइटेड, जिसको भी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन, तो पेरेंट्स आके कुछ भी इशू है उनका, घर में उनको कुछ प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, तो हमारे साथ डिस्कस करते हैं। और हमारे टीचर्स हैं उनको गाइड करते हैं, उनको सोशल स्टोरीज़ बना के भी देते हैं, जिससे कि वो घर में भी उनको हैंडल कर सकें। जी, धीरे धीरे अभी कोविड में तो ऐसा हुआ आरती कि ऑनलाइन क्लासेस सब जगह चल रही थी, हमारे बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अब ये कोई ऐसे हाई फाई घरों से तो सारे नहीं आते जी, तो मोबाइल से वो क्लास ले रहे हैं अपनी टीचर्स के साथ। अभी उनको शायद पेरेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, मदर्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि भाई वो क्लास में मैम क्या बोल रही है, क्या करना है, उसको थोड़ा गाइड करें। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इस कोविड में 100% हो गया जी, जब ऑनलाइन क्लास हुई। जी, और जब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मैंने नोटिस किया कि बच्चे जल्दी सीखे पेरेंट्स के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोविड हो गया तो हमारे बच्चों ने कुछ सीखा नहीं है। करेक्ट। जितने बच्चे ऑनलाइन आए उन्होंने सीखा, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ जी, पेरेंट्स को पता भी चला जी, कि कितना मुश्किल है इनसे काम करवाना। करेक्ट, तो वेरी ये ट्रू, इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे दिशा में आई मीन थैंकफुली पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव हैं। हम जैसा उनको गाइड करते हैं वो ज़रूर से करते हैं, घर पे भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ स्कूल में करने से नहीं होता। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है। सो पेरेंट्स का तो इन्वॉल्वमेंट 100% होना चाहिए। दिशा, मैं कहती हूँ दिशा एक परिवार है। मेरे स्पेशल एजुकेटर्स जिनकी वजह से दिशा चलता है बहुत ही डेडिकेटेड हैं, और पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्रोग्राम्स में तो बच्चों को डेफिनेटली अच्छा ही होगा। पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि घर पे बच्चों को किस तरह से डील करना है, क्योंकि डेफिनेटली ये जितने बच्चे रॉ हैं उतने पेरेंट्स भी रॉ होते हैं। और हम आज से अगर पुरानी बात करें तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था कि ऑटिज्म है क्या और किस तरह से ये बच्चे रिएक्ट करेंगे, किन चीज़ों को रिएक्ट करेंगे। ये तो अब गूगल के आने से या बहुत सारी रिसर्चेस के आने से, स्टडीज के होने से आई थिंक अभी अवेयरनेस क्रिएट हुई है। और पेरेंट्स जानना भी चाहते हैं जी कि भाई मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, मैं देखूं, मैं पता करूं जी, और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं जी, तो शेयरिंग भी होती है एक तरह से। करेक्ट। दिशा में 25-30 तक के बच्चे हैं आपके पास। जब हम बात करते हैं आंकड़ों के बारे में, क्योंकि अब ये बच्चे जो 25-23 साल के बच्चे हैं वो तो काफ़ी बड़े बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आप उनको किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी तैयार करते होंगे, उन्हें गाइड करते होंगे। तो जब हम परसेंटेज में अगर देखना चाहें तो ऐसी कितनी कंपनीज हैं मैम जो इन बच्चों को एक्सेप्ट करती हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आती है इन्हें कन्विंस करने के लिए कि भाई ये बच्चे तैयार हैं और दे कैन बी पार्ट ऑफ सम जॉब जो उनके वहाँ पर होता है? जी जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बिल्कुल जी। जो माइल्डली ऑटिस्टिक होते हैं जी, उनको तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट कर दें जी, और हमने बहुत से बच्चों को किया भी है इंटीग्रेट। 12th पास करी है उन्होंने, कॉलेज पास किया है जी। 1-2 बच्चे यूएस चले गए, अहमदाबाद अपने फैमिली के बिजनेस में लग गए। तो ये ऐसा माइल्डली ऑटिस्टिक बच्चों के साथ होता है जी। पर जो सिवियरली ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है जी। उनको जॉब दिलाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और हार्डली 1 or 2% ऑफ कंपनीज वांट टू एम्प्लॉय देम। राइट। उनको एम्प्लॉय करने के लिए उसको एक मेंटर की ज़रूरत है जो उसको गाइड करे कि अब तुझे ये काम करना है, अब इसके बाद तुझे ये करना है। और एक बहुत ही सहानुभूति वाला एम्प्लॉय होना चाहिए कि जिसके मन में इन बच्चों के लिए थोड़ी फीलिंग हो। करेक्ट। वो ही इन बच्चों को रख सकता है। मैं एग्जांपल दूंगी, हमारा एक बहुत ही होनहार बच्चा सिद्धार्थ का, जिसने डाटा एंट्री वगैरह सीखा, कंप्यूटर पे काम करना इन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जी। तो
उसके बाद उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिया जी। वो गया वहाँ, वो जाता था, काम करता था, उसको एक लड़की थी वहाँ पे जो उसको गाइड करती थी। फिर ये कोविड में तो वर्क फ्रॉम होम हो गया जी। तो वो सब कुछ जैसे बोलते हैं ना रिग्रेशन में चला गया। वो डिप्रेस था कि मैं ऑफिस नहीं जा सकता, वो भूल गया जो उसने सीखा था। अभी वो राइट फ्रॉम स्क्रैच वन वी हैव टू स्टार्ट अगेन। ओह माय गॉड। सो जो इतना अच्छा एक सक्सेस स्टोरी थी हमारे लिए कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया और वो बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है जी। वो थोड़ा थोड़ा खाना बना लेता है क्योंकि हम दिशा में कुकिंग डे भी रखते हैं इनके साथ जी। कि जिस एक दिन सारे बच्चे मिलके कुछ बनाएंगे। खिचड़ी बना दिया जो जी। सबसे इजी होता है जी। तो कोई मटर छील रहा है, कोई गाजर छील रहा है, कोई चावल धो रहा है, ऐसे अपने आप इन्होंने बनाया है तो वो खाते भी बहुत शौक से हैं। ये बच्चे क्योंकि घर में भी कभी अकेले रह जाएं तो भूखे ना मरें, कुछ तो खा के बनाएं, सैंडविच बनाएं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत सिखाती है उनको मन से जी। कोविड टाइम में उसने ऑनलाइन पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं वो सिखाया था तो अच्छा। सब पेरेंट्स का मैसेज आया हमको कि बच्चों ने पिज़्ज़ा बनाया और बहुत शौक से खाया। अभी सिद्धार्थ की बात पे आते हैं तो उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, वो कैशियो बजाता है। हमारे प्रोग्राम में जनगण मन बजाना हो तो सिद्धार्थ ही बजाता है। वेलकम स्पीच देनी हो तो हम उसको लिख के दे देते हैं, वो वेलकम स्पीच भी दे देता है 5-6 लाइन की। अभी ये लड़का अब उसकी ये हालत है कि अब उसको कंप्यूटर पे बिठाते हैं तो उसका मन नहीं करता कंप्यूटर पे काम करने का। अभी उसका मन करता है कि मैं ड्राइंग करूँ, पेंटिंग करूँ, आर्ट का काम करूँ। सो अब उसको हम अपने आर्ट थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, वहाँ काम करता है। वो टेराकोटा की आइटम्स को पेंट करता है या फिर अदरवाइज़ पेंटिंग बनाता है। सो ये एक ऐसा काम है कि सिद्धार्थ को देख के मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन जो वर्क है वो कंटिन्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है और एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है जी। तब जाके वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं। अभी रेस्टोरेंट वगैरह में तो ये लोग जॉब देते हैं तो वो अपने आप खुद ट्रेनिंग दे देते हैं जी। पर उसमें वो सिवियरली ऑटिस्टिक बच्चों को तो लेंगे भी नहीं। करेक्ट। तो वो अपनी हिसाब से ट्रेन करके जो काम उन्हें कराना है कराते हैं। एक बच्चा है हमारे पास सिवियरली ऑटिस्टिक है, मनोज है उसका नाम। उसके फादर की चाइनीज़ लारी है तो वो अब शाम को अपने फादर के साथ चाइनीज़ लारी पे जाता है और अपने फादर को हेल्प करता है। सो इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू असिस्ट हिम द फादर इज बीइंग हेल्प बाय मनोज। करेक्ट। और वो अच्छे से काम करता है, जो भी उसके पापा बोलते हैं वो सब काम करता है। सो दैट वे दे आर अर्निंग। बाकी क्या स्किल्स हम उनको सिखा सकते हैं, जैसे ये स्पाइरल बाइंडिंग है, फोटो कॉपिंग है, ऐसे सिंपल टास्क वो जल्दी सीख जाते हैं। पेपर बैग बनाने, तो ये सब काम वो जल्दी सीख जाते हैं। पर एम्प्लॉयमेंट उसमें उनको कहीं पे भी मिलती नहीं है। वो अपना शुरू करके कर सकते हैं और ऐसा किया भी है। 1-2 बच्चों ने अपना शुरू करके छोटा छोटा काम वो अपना कमा लेते हैं थोड़ा बहुत। राइट। लेकिन इसका मतलब अभी भी वो सोच है कहीं ना कहीं कि ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद लोग अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं उनके तरफ। बिल्कुल। क्या ये भी सही होगा कहना अगर हम कहें तो? बिल्कुल। सक्सेस स्टोरीज़ तो हम बहुत सारी सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन अगर ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ जब हमारे सामने आती हैं तो वो दिल को छू जाती हैं। लेकिन जिस तरह से मैम ने कहा कि कहीं ना कहीं आई थिंक हम चूक रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम भूल जाते हैं कि सभी लोग इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन बच्चों को भी एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिले, एक रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, तो इनकी तरफ हाथ बढ़ाना हमें ज़रूरी है। एक्चुअली देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा भी इनिशिएट करेंगे तो शायद बच्चे भी कंफर्टेबल होकर अपने आप को एटलीस्ट दे विल फील कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। एक बहुत ही
कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है जब बच्चा कुछ करता है, जैसे आपने बताया कि पिज्ज़ा बनाया या बच्चों ने सैंडविचेस बनाए, तो वो खिचड़ी बनाई, तो वो बनाने के बाद जब उस चीज़ को खुद खाते हैं तो एक उसकी खुशी ही अलग होती है, बहुत मजा आता है उनको। सो दे एटलीस्ट उसके टास्क के बाद उनको ऐसा ज़रूर फील होता होगा कि भाई मैंने कुछ किया, या मैंने अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर किया, तो वो एक इतनी बड़ी खुशी की बात है। हमारे घर में भी जब बच्चे थोड़ा थोड़ा कुछ भी करते हैं तो हम कितना हैप्पीली उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, हम क्लैप करते हैं, उनको थम्स अप करते हैं। तो ये बच्चों को भी वही अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। और दिशा जैसे और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे सिटी में जो स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहे हम कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों या फिर हम स्कूल्स में हों या कहीं पे भी हों, एक बार ज़रूर सोचें कि हम ये नहीं कह रहे कि जो एक्सट्रीम केसेस, जिस तरह से मैम ने बताया कि जहाँ डिसेबिलिटी का लेवल ज़्यादा है, उन बच्चों के साथ आप काम करें या वो उन अडल्ट्स के साथ उन्हें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन जो माइल्ड अफेक्ट होता है और ट्रेनिंग के साथ जो जिन्हें इम्प्रूवमेंट आ सकता है, जिनके स्किल्स अच्छे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हम इस तरह के एडल्ट्स या इन बच्चों को अपने सेक्टर्स में, अपने जॉब जो स्पेस है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए, कुछ जॉब के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक परिवार का हिस्सा है जहाँ पे फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ते होंगे। उनके पेरेंट्स को भी डेफिनेटली इस चीज़ की चिंता होती होगी कि कल उठकर जब हम नहीं हैं यहाँ पर तो हमारे बच्चे का क्या, कौन उसका ध्यान रखेगा, किस तरह से वो अपने लिए कुछ कमा सके ताकि वो अपने दिनचर्या को, रूटीन को चला सके और अपनी लाइफ जो है वो जी सके। मैम, किस तरह की गाइडेंस आप प्रोवाइड करते हैं, दिशा प्रोवाइड करता है पेरेंट्स को? डेफिनेटली ये वाइसे वर्सा है, टू वे प्रोसेस है, मतलब कि अगर किसी को नहीं भी मिल रहा है तो डेफिनेटली आप भी हेल्प करते होंगे एज अ एजुकेशन सोसाइटी के भी उन बच्चों को एक अच्छी जगह मिले, तो क्या आपका उसमें क्या रोल है? दिशा में एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलता है जी, जहाँ पे काफ़ी सारे स्किल्स हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे टेलरिंग है, फिर थोड़ा एम्ब्रॉयडरी है, टेराकोटा में पेंटिंग का है, और ज्वेलरी मेकिंग है, पेपर बैग मेकिंग है। तो ये सब स्किल्स जो जिन बच्चों को जॉब नहीं मिलती, हम उनको ये स्किल्स में ट्रेन करते हैं, और उनमें से 2-3 तो हमने अपने यहाँ ही एम्प्लॉय कर लिए और स्टाइपेंड देते हैं उनको। 1-2 हैं जो पेपर बैग वगैरह बनाना अच्छे से सीख गए हैं, तो वो अपने आप से बना के वो अपना कर रहे हैं जी। तो वोकेशनल ट्रेनिंग देने से हमने नोट किया है कि बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब एक प्रोडक्ट उसने बनाया है तो वो उसको बनने के बाद वो इतना खुश हो जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट उसने अकेले ने बनाया है। एक बच्चे ने स्टिच किया है तो दूसरे ने उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी है या स्टेंसिल रख के पेंट किया है, तो एक वस्तु बनी है लेकिन 2-3 हाथ गए हैं उस पर, टीम वर्क जैसा लगता है उनको। सो ये सब, और आज ज्वेलरी बनाने के लिए तो आप देखिए आजकल मिलती है सब चीज़ें, उनको असेंबल करना है। वी हैव अ ज्वेलरी डिज़ाइनर विद अस, वी हैव अ फैशन डिज़ाइनर विद अस, जो अच्छी जॉब्स छोड़ के दिशा में हैं जी, क्योंकि उनको लगाव है हमारे बच्चों के साथ। और जब बच्चे सीखते हैं तो सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और 3-4 बच्चे तो हैं, हम बोलते हैं चलो आप जॉब नहीं दे रहे तो हम उनको यहाँ पे स्टाइपेंड दे के हम ही रख लें कि एटलीस्ट वो कुछ तो कमा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके बने हुए प्रोडक्ट्स आप खरीदिए जी। आप यदि दिशा में आएंगे और आप देखेंगे कि जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं दिशा में, वो इतने उम्दा हैं, इतना अच्छा फिनिश है उसका कि आप उसको कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो। राइट। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे एग्जीबिशंस होते हैं, लोग बाग खरीदते भी हैं, हमको ऑर्डर भी मिलते हैं। अभी रिसेंटली हमको एक दिल्ली से ऑर्डर मिला था, वो शादी में जो रिटर्न गिफ्ट जाती है उसके लिए उनको बैग्स चाहिए थे जी। तो पेपर बैग्स तो हमने करीब 300 बैग्स दिशा में बना के दिल्ली भेजे थे। फिर एक कोई घी बनाता है तो उसको जूट बैग चाहिए थी अपनी बॉटल रखने के लिए, तो वो ऐसा काम मिलता रहे तो अभी भी बच्चे काम में एक्टिव हो जाएं और वो कमाएं कुछ। करेक्ट। उसके थ्रू
आप जॉब नहीं दे सकते, आप ऐसे ऑर्डर्स दे दीजिए जो बच्चे यहाँ बैठ के बनाएंगे, एटलीस्ट कुछ तो कमाएंगे। जी, एक मीडियम बनाना ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। बिल्कुल। ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और जो काम वो करना चाहते हैं एक बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन भी मिले कि भाई हाँ मैंने ये किया और ये किसी ने परचेज किया। आई थिंक वो भी बहुत बड़ी बात है। मैम थैंक यू सो मच आज इस वंडरफुल सेशन के लिए। आपकी बातें सुन के मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें मैं तो हर सेशन में हर एक्सपर्ट से सीखती हूँ, लेकिन जिस तरह से मैम ने कहा कि जब भी आप एग्जीबिशंस में जाते हैं और आपको ऐसे काउंटर्स दिखें जहाँ पे इन बच्चों ने अपनी कोशिश की हुई है और वहाँ पर डिस्प्ले की है, तो ज़रूर उसे परचेज करने की, उसको बाय करने की कोशिश करिएगा, ये सोचकर कि आप किसी तरह से एटलीस्ट थोड़ा सा भी इन बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को एक मैसेज दूंगी जी कि जिनके डिसेबल्ड बच्चे हैं वो बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं। जी, डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको चूज़ किया है एक बहुत ही खास बच्चा देके, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप उसकी केयर कर सकते हैं, तो आप अपने आप को स्पेशल समझिए और उस बच्चे का बहुत ख्याल रखिए। और सोसाइटी में मैं ये लोगों से कहना चाहूँगी कि ये बच्चे हैं, इनको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको इंटीग्रेट करिए। आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी है, आपके नेबर का बच्चा ऑटिस्टिक है, आपने उसको नहीं बुलाया तो आपने गलत किया। आप बुलाइए उसको भी मिलने दीजिए दूसरे बच्चों के साथ। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सोसाइटी में उनको जो जगह वो डिज़र्व करते हैं वो जगह उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वो स्पेशल हैं, वो कोई उनके भी दिल हैं, उनके भी आँखें हैं, कान हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फील हो रहा है उनको, वो भी बहुत लविंग और अफेक्शनेट हैं। आप थोड़ा सा प्यार देंगे उनको, आपको ढेर सारा प्यार वापस मिलेगा उनसे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैंने तो रेगुलर स्कूल में भी काम किया है, रेगुलर बच्चों के साथ भी और इन बच्चों के साथ भी। वास्ट डिफरेंस है दोनों के बिहेवियर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मैं अभी मेरे बच्चों के साथ दिशा में स्पेंड कर रही हूँ, वो बिल्कुल मैं सोच भी नहीं सकती कि कहीं और मुझे ऐसा स्पेशल टाइम मिले। उनको मैं सबसे बोलूँगी कि आप उनको सब चीज़ों में इंटीग्रेट कीजिए। वो एक हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, उनको अलग मत करिए। बिल्कुल, जिस तरह से पेरेंट्स स्पेशल आपने बताया ना कि भी आपको भगवान ने चुना है खास करके अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए, उस तरह से आई थिंक आप सबको भी चुना है मैम, ताकि आप इन बच्चों को अच्छे से प्यार के साथ ट्रेन कर सकें और इनको एक अच्छी दिशा दिखा सकें। आई थिंक उसके लिए आपको भी डेफिनेटली ऑलमाइटी ने सिलेक्ट किया है एंड वी आर सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि भाई आज आपसे मुझे चर्चा करने का एक मौका मिला और इतनी सारी बातें, आपकी आंखें बार बार नम हो रही है ना, तो मुझे भी फील हो रहा है, क्योंकि एज अ टीचर आई थिंक ये सारी फीलिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और शायद हम सब कुछ नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। जिस तरह से मैम ने बोला, मैं भी आपको यही बात बोलना चाहूँगी। एक ही मैसेज है कि इन सभी को अपने सोसाइटी का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। इन्हें अलग मत करिए, इन्हें ऐड करिए, इन्हें अपने ग्रुप का हिस्सा बनाएं। पार्टीज़ में आप, बर्थडे पार्टीज़ है, वेडिंग सेरेमनीज़ है, कहीं पे भी आप जाते हैं, पार्क में सुबह मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाते हैं, अगर आपको ऐसे बच्चे मिल रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें ग्रीट करिए, उन्हें मिलिए, ताकि उन्हें भी एक फील हो कि भाई जिस तरह हम आम इंसानों के साथ हाय हेलो करते हैं, ये बच्चों को भी हाय हेलो करने से इन्हें कितनी खुशी मिलती है, वो आप ज़रूर उनके फेस पर डेफिनेटली देख पाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है तो डेफिनेटली आप ऐसे सेंटर्स में जा सकते हैं। क्यों मैम, जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं, बहुत लोग करते हैं ना। हाँ। तो डेफिनेटली आप इन बच्चों के साथ भी प्लान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैम लोगों से और मैम के स्टाफ से मिलकर पूछ लीजिए कि किस तरह का बिहेवियर आपको वहाँ पे दर्शाने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली आपके लिए भी वो जगह नहीं है, बच्चों के लिए आप नए हैं, तो थोड़ा आपको यूज टू हो के फिर वहाँ जाकर कुछ भी प्लान करना है या ऑर्गेनाइज करना है, तो इम्प्लीमेंट करना है, तो आप अच्छे से और स्मूथली कर पाएंगे। सभी बच्चों को
अपना बोलते हैं ना कि फ्रेंड सर्कल अगर है आपका कहीं पे भी, तो हर बच्चा सेम है और हर बच्चा अलग भी है अपने स्किल्स को लेकर। ये बच्चे भी बहुत ही अफेक्शनेट होते हैं। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार सामने से ज़रूर मिलेगा। और जिस तरह मैम ने बताया कि ये इनका प्यार कुछ और ही है, कुछ अलग तरीके का है और बहुत ख़ास है। थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते रहिए। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।